हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। EVS को मैं NCERT से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और कल वो कंप्लीट भी हो गया है, यानी क्लास 4th और क्लास 5th मैंने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए यदि आपने देखी नहीं है। और जितनी भी PDF हैं मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी हैं। लगभग आधी PDF मैं उस पर अपलोड कर चुकी हूँ, और जो बची हुई हैं उनको भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सभी के नोट्स बनाए और सभी को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। एक भी लेसन नहीं छोड़ा, ना मैंने क्लास 4th का एक भी लेसन छोड़ा, ना क्लास 5th का एक भी लेसन छोड़ा। और इन लेसन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन टॉपिक के नोट्स बनाकर मैंने सभी कंप्लीट करा दिया है। तो EVS में मैं इतना करवा चुकी हूँ कि यदि आप इतना ही पढ़ लेते हैं तब भी आप EVS में 25+ आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि EVS में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करा चुकी हूँ। 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक जो भी पेपर हुए हैं मैंने सभी के NCERT से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे मैंने सभी को सॉल्व करा दिया है। EVS पेडागोजी के भी 10 वीडियो आ चुके हैं प्रैक्टिस के, और लगभग एक वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। किसी वीडियो में 14 क्वेश्चन भी लिए हैं। तो आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो कृपया देख लीजिए, आपको इनसे हेल्प ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, EVS हैंड रिटन नोट्स की, और इसकी अभी प्लेलिस्ट इसकी भी मैं बना दूंगी। इसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको उनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। दूसरा है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और चौथा है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। नहीं को ध्यान रखना है। तो इसमें 3 है और 1 नहीं है, और जो नहीं है वह बताना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला विकल्प है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो विषय की आधारभूत संकल्पनाओं, ये तो गलत होगा। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, ये भी नहीं है। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, ये भी नहीं होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि यदि बिजली चली जाए तो क्या होगा 2 महीने के लिए, यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों में कल्पनात्मक शक्ति बढ़ती है, यानी कल्पनाशील चिंतनशील बनते हैं विद्यार्थी। अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि यदि ऐसा हो जाएगा तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी।
तो दूसरा विकल्प इसमें सही है कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं को फिर से ध्यान रखिएगा। 3 उद्देश्य हैं और एक नहीं है। जो नहीं है वह बताना है। पहला है विषय में रुचि का विकास करना, दूसरा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, और चौथा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है। विषय में रुचि का विकास, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कविताओं और कहानियों को शामिल करने का। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, क्योंकि जब बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं तो बच्चे कितने जिज्ञासित होकर यानी जिज्ञासु होकर पूछते हैं कि आगे क्या होगा, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। तो इसीलिए कहानियों को और कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। चौथा लिखा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये भी उद्देश्य है। विषय में रुचि का विकास, ये भी उद्देश्य है। लेकिन नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना यानी दिनचर्या और नीरस सामग्री में बदलाव करना, ये पर्यावरण अध्ययन में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होनी चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? पहला विकल्प है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा है यह विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और चौथा है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो इसमें जो आवश्यकता को पूरा नहीं करता है वह बताना है। तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ऐसा ईवीएस में नहीं है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने वाले, यहाँ लिखा है करने वाले चार्ट का प्रयोग। दूसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। तीसरा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो सर्वाधिक उपयुक्त होगी वह बताना है, यानी जो युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। युक्तियां तो इसमें सभी उपयुक्त है, लेकिन जो सर्वाधिक है वह बतानी है। तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चे इस प्रकरण को आसानी से समझेंगे, जानवर हमारे साथी, और रोचक भी बन जाएगा। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके विकल्प जो हैं यहाँ लिखे हुए हैं और ये प्रश्न यहाँ लिखा है कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि, अब विकल्प देख लेते हैं। पहला लिखा है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और चौथा है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है, उसके पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया कि हम क्या समझे। तो इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया कि शिक्षक यह जान सकें कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं
तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। पहला है श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। दूसरा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तीसरा है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और चौथा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो गतिविधि पूछी गई है, नीचे लिखा है उपर्युक्त चार गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है, यानी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकें। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो आसानी से समझेंगे, और जो समझेंगे वो ज्ञान उनका स्थायी होगा, क्योंकि वो खुद सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जानकारी एकत्र करेंगे स्रोतों से, तो ये क्या होगा, उनकी चिंतनशीलता को बढ़ाएगा और बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थायी होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, यानी एयर इज एवरीवेयर प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। तीसरा है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। और चौथा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? तो प्रकरण क्या है? हवा सब जगह। प्रकरण का नाम ही है कि हवा सब जगह है। अब इसमें जो सार्थक नहीं है वह बताना है। तो प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना ये सार्थक है। संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग ये भी सही है। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना ये भी सही है। लेकिन शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये सार्थक नहीं है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण की योजना तब बनाई जाती है कि ऐसी कोई घटना को दिखाने के लिए या अनुभव कराने के लिए जिसे कक्षा की 4 दीवारी के भीतर नहीं देखा जा सकता, या जिसके अनुभवों को कक्षा की 4 दीवारी के भीतर अनुभव नहीं कर सकते। तो ऐसी योजना बनाई जाती है, ऐसी घटना को दिखाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाई जाती है। लेकिन हवा सब जगह है, तो इसमें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सार्थक नहीं है। तो पहला विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब भी आप प्रश्न पढ़ें, ध्यान से प्रश्न पढ़ें, प्रश्न को समझें, प्रश्न की भाषा समझें, उसके बाद विकल्प को ध्यान से पढ़ें, उनकी भाषा समझें, तो आप प्रश्न को सही करके आएंगे। और जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है। पहला विकल्प है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। और चौथा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड है करके देखो। तो इसका उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला विकल्प है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई।
दूसरा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना और चौथा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चौथा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि जो दत्तकार होता है अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को आवंटित छोटे से कार्य को संदर्भित करता है। यह छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। ईवीएस में अच्छा दत्तकार मुख्य रूप से विस्तारित सीखने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से होना चाहिए, क्योंकि सीखने के अवसर शिक्षार्थियों को सीखने में स्वतंत्र और रचनात्मक बनाते हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, दूसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन किया गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि चिड़ियाघर बच्चे किताबों में देखते हैं और जब खुद जाकर उसका भ्रमण करेंगे तो जानवरों के बारे में, उनके आहार के बारे में, ये सब बातें वो स्वयं सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। और चौथा है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है। नहीं को बहुत ध्यान रखना है। पेपर में जब भी नहीं वाला प्रश्न आए तो विकल्प को ध्यान से पढ़ना है। नहीं के चक्कर में प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, जो उद्देश्य नहीं है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना ऐसा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कहना। और चौथा है विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और चौथा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा। तो जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे वही सबसे अधिक प्रभावी होगा। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है आज का, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन फिल करना है को शामिल नहीं करता। पहला है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। दूसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान। तीसरा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने
और चौथा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य बच्चों को ग्रेडिंग और रैंकिंग में बांटना नहीं है, तो इसीलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 14 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हैंड रिटन नोट्स की वीडियो अवश्य देख लीजिए। यदि आपने सभी वीडियो देख ली, लगभग 10 या 15 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं है। कोई वीडियो 10 मिनट की है, 11 मिनट की है, जिसमें ज़्यादा टॉपिक हैं वो 15 या 16 मिनट की है। मैंने खुद बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि बड़ी वीडियो देखने से बोर हो जाते हैं, वीडियो देखने का मन नहीं करता, तो छोटी छोटी वीडियो है। यदि आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप EVS में आसानी से, मैंने बता दिया 25+ आसानी से प्राप्त कर लेंगे यदि आप सभी वीडियो देख लेते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जरूर ही पढ़ के जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।